हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, आज हम अपने चैनल पर बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021। फ्रेंड, लास्ट लेक्चर में हम यहीं पे ख़त्म किए थे, ठीक है। तो फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर बने रहना है। हमारा चैनल है A1 स्टडी सर्किल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबा के जब ऑल पे क्लिक करेंगे तो हम जो भी वीडियो बनाएंगे आपके पास बैक टू बैक पहुंचता रहेगा, जिससे आपकी तैयारी और भी सुचारू रूप से और बहुत बढ़िया से हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, अब शुरू करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ये जो हमारा नया टॉपिक है, यहीं स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता लंबे समय से चिंता का विषय रही है। NCR तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग के गठन के उद्देश्य से अक्टूबर 2020 में अध्यादेश लाया गया था। यह अधिनियम इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है, ठीक है। यह नया अध्यादेश जो है ठीक है, प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021, ठीक है, इसको प्रतिस्थापित करता है। तो फ्रेंड, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको देख लेते हैं एक बार जल्दी से। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या निकल के आ रहा है, एक बार इसको देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक, द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल 2021, ये 4 अगस्त 2021 को लोकसभा में लाया गया, ठीक है, लोकसभा से पारित हुआ। और 5 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा भी पारित कर दिया गया। 12 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई, तो यह अधिनियम भी बन गया। अब यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR नेशनल कैपिटल रीजन तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, उन्हें पहचानने, उनका समाधान निकालने के लिए आयोग के गठन का प्रावधान करता है, ठीक है। तो अब फ्रेंड, अब आगे देख लेते हैं निकटवर्ती क्षेत्रों में, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्य तथा राज्य का क्षेत्र और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी तथा NCR क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें इनके निकटवर्ती क्षेत्रों में भी यह है कि हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश राज्य का जो क्षेत्र हो और दिल्ली NCR दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, ठीक है, शामिल है। तो इसमें क्या करना है हमको इस अधिनियम के माध्यम से। अब इस अधिनियम के माध्यम से क्या इसमें देखना है के माध्यम से वर्ष 1998 में NCR में स्थापित पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण प्राधिकरण जो बनाया गया था, अथॉरिटी, इसको भंग कर दिया गया है। हाँ, इस अधिनियम के प्रावधानों का या फिर आयोग का आदेशों अथवा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 5 वर्ष तक का कैद और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकता है, ठीक है। इस अधिनियम में किसानों को इस जुर्माने के दायरे से बाहर रखा गया है, ठीक है। यद्यपि आयोग जो है पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट पर्यावरण मुआवजे के अनुसार किसानों से मुआवजा वसूल सकती है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब इसी पेज के अगले कॉलम पर चलते हैं, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं क्या क्या है उसमें। तो ये देखिए, यहाँ पे आयोग के सभी आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, जिसको हम बोलते हैं NG और T, NGT बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है। अब इसको देखिए, प्लास्टिक संशोधन, ठीक है। यह है अगला टॉपिक जो है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, यानी प्लास्टिक अपशिष्ट जो कचरा प्लास्टिक का होता है, हाँ, इसका मैनेजमेंट में संशोधन किया गया है इस नियम में 2021, ठीक है। तो फ्रेंड, देखते हैं इसमें क्या है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021, ये क्या कहता है फ्रेंड, देख लीजिए जल्दी से इसको भी। 12 अगस्त 2021 को भारत सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2021 को अधिसूचित कर दिया और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में संशोधन करके प्रस्ताव ये क्या करता है, ठीक है, ये प्रस्ताव करता है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं अगला
पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें जो है वो देख लेते हैं। इस नियम के तहत वर्ष 2022 तक कम उपयोगिता वाली चिन्हित एकल प्रयोग यानी सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का प्रावधान शामिल है। ठीक है, अब इसमें और देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है। 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्टीरीन, विस्तारित पॉलीस्टीरीन समेत विभिन्न एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, ठीक है, निर्माण, आयात और भंडारण, ठीक है, निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यानी 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्टीरीन, विस्तारित पॉलीस्टीरीन, ठीक है, ठीक है, एकल सिंगल यूज जो प्लास्टिक वस्तुएं हैं उनका निर्माण, उनका आयात, उनका भंडारण, उनकी वितरण, उनका बिक्री और उनका उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। कब की डेडलाइन है? 1 जुलाई 2022 को। तो अभी चल रहा है आपका जून। चलिए फ्रेंड, अभी टाइम है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। 30 सितंबर 2021 से हल्के वजन वाले प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन तक कर दी गई है, ताकि इनके पुनर्उपयोग की अनुमति देकर कचरे की उत्पत्ति को रोका जा सके। इन्हें इसको पुनर्उपयोग की अनुमति देने के बाद इस कचरे का उत्पत्ति, जो कचरे में प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा, कचरे में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का ही रोल होता है। ठीक है, अगर प्लास्टिक ना हो तो कचरा इतना ज़्यादा ना हो। कागज़ और इसके जो दोना के बने हुए चीज़ें होते हैं वो जल्दी गल जाती हैं, हाँ, वो इको फ्रेंडली होते हैं। और लेकिन प्लास्टिक जो है वो इको फ्रेंडली नहीं होती है। वो जाके मिट्टी में उसको और उसकी उर्वरता ख़राब करती है। कचरा से, हाँ, मिट्टी जो होती है उसकी उर्वरता जब कम होती है तो वो बंजर हो जाती है। तो इसलिए प्लास्टिक जो है फ्रेंड हम लोगों के लिए बहुत बड़ा संकट है, और सरकार इस पर जो सख्त रूल अप्लाई कर रही है वो समझ लीजिए मानव हित में है। तो हमें आपको इसका गवर्नमेंट का सहयोग करना चाहिए और प्लास्टिक से हमें आपको दूर रहना चाहिए, जिससे कि हमारा आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जो है सुरक्षित रहे। नहीं तो फिर पृथ्वी पे जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या है। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2021। ये क्या कहता है? भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक, ठीक है, 2021 29 जुलाई 2021 को लोकसभा द्वारा, 29 जुलाई 2021 में लोकसभा के द्वारा, ठीक है, और 4 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। इसे 12 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति भी प्राप्त हो गई थी। अब फ्रेंड इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जल्दी देख लेते हैं। वर्ष 2021 का अधिनियम भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 में संशोधन करता है। क्या संशोधन करता है इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, इसमें संशोधन क्या करता है एक बार इसको देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, स्लाइड है, उल्लेखनीय है कि अधिनियम 2008 के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण एरा की स्थापना की गई थी। अधिनियम 2008 में ऐसे विमानपत्तन, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा निकटवर्ती क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, सॉरी फ्रेंड, अभी हम बात कर रहे थे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता लंबे समय से चिंता का विषय रही है। एनसीआर तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग के गठन के उद्देश्य से अक्टूबर 2020 में एक अध्यादेश लाया गया था। ठीक है, यह अधिनियम इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है जल्दी से देख लेते हैं एक बार फ्रेंड, जल्दी से हम। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक विधेयक 2021 4 अगस्त 2021 को लोकसभा से और 5 अगस्त 2021 को राज्यसभा से पारित कर दिया गया, और 12 अगस्त को इसको राष्ट्रपति की सहमति भी मिल जाने से ये अधिनियम बन गया। ठीक है, तो फ्रेंड अब इस अधिनियम में क्या क्या इम्पोर्टेंट थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। ये अधिनियम, हाँ, ये अधिनियम राष्ट्रीय
एनसीआर तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, उनके पहचान और उनके समाधान निकालने के लिए आयोग के गठन का प्रावधान करता है। निकटवर्ती क्षेत्रों में हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश राज्य का दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी तथा एनसीआर से शामिल है। इस अधिनियम में 1988 में एनसीआर में स्थापित पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण प्राधिकरण को भंग कर दिया गया है। ठीक है, और इस अधिनियम के प्रावधानों का या आयोग के आदेशों अथवा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 5 वर्ष की कैद या 1 करोड़ रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। इस अधिनियम के किसानों को इस जुर्माने के दायरे से बाहर रखा गया है। इस अधिनियम में किसानों को इसमें जुर्माने के प्रावधानों से बाहर रखा गया है, लेकिन आयोग चाहे तो जुर्माना लगा सकती है। ठीक है, किसानों जुर्माना बाहर रखा गया। यह यद्यपि आयोग पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट पर्यावरणीय मुआवजा किसानों से वसूल कर सकती है। तो चलिए फ्रेंड, इसी स्लाइड को हम आगे देखते हैं, इसमें क्या क्या है। तो ये हो गया, आयोग के सभी आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा की जाएगी। अच्छा फ्रेंड, इसको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर अपने चलते हैं। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2021 विमानपत्तन। अच्छा, यहीं से स्टार्ट करना था। चलिए फ्रेंड, यहीं से स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द इंडिया अमेंडमेंट बिल 2021 29 जुलाई 2021 को लोकसभा से पारित हुआ। 4 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। और 12 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद यह एक अधिनियम यानी कानून बन गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या इसमें है देख लेते हैं एक बार जल्दी से। 2021 का अधिनियम भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 में संशोधन करता है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि अधिनियम 2008 के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण एरा की स्थापना की गई है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, अब इसमें जो और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं क्या है। इसमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, अधिनियम 2008 में ऐसे विमानपत्तन को प्रमुख विमानपत्तन यानी मेजर एयरपोर्ट के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रावधान शामिल था, जिसमें वार्षिक यात्री ट्रैफिक न्यूनतम 35 लाख हो। ठीक है, साथ ही केंद्र सरकार किसी भी हवाई अड्डे को एक अधिसूचना द्वारा प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में नामित कर सकती है। ठीक है, अधिनियम 2021 के तहत केंद्र सरकार विमानपत्तन को समूहबद्ध कर ऐसे किसी समूह को प्रमुख विमानपत्तन के रूप में अधिसूचित कर सकती है। ठीक है, प्रमुख हवाई अड्डों की परिभाषा में संशोधन करके हवाई अड्डों के एक समूह के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण को सक्षम बनाया गया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, तो हम अगले उस पर चलते हैं टॉपिक पे अपने। तो फ्रेंड, आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021। अब आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम जो 2021 है वो क्या कहता है। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक जो है 2021, ये 3 अगस्त 2021 को लोकसभा से और 5 अगस्त 2021 को राज्यसभा से पारित कर दिया गया और इसे 11 अगस्त को ही राष्ट्रपति की सहमति भी प्राप्त हो गई। ठीक है, तो 11 अगस्त को ही ये एक कानून बन गया, आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है फ्रेंड्स, एक बार जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, स्मरणीय तथ्य यानी कि यह अधिसूचना, यह अधिनियम जून 2021 को जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेते हैं। जून 2021 को जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसमें और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें निकल कर आ रहा है। ठीक, यह अधिनियम के तहत केंद्र सरकार भारत की संप्रभुता और एकता, किसी राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, जनता शालीनता, नैतिकता के हित के लिए जरूरी होने पर आवश्यक रक्षा सेवाओं से जुड़ी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी, छटनी, प्रतिबंध ये सब लगाने का आदेश जारी कर सकती है। ठीक है, केंद्र सरकार। ये प्रतिबंध 6 माह तक लागू रहेंगे, 6 माह के लिए और बढ़ाए जा सकते हैं। ये प्रतिबंध 6 माह तक लागू भी रहेंगे और 6 माह के लिए ज़रूरत पड़ी तो इसको और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, प्रतिबंध का आदेश जारी होने के बाद या उससे पहले शुरू की गई हड़ताल और तालाबंदी अवैध होगी। ठीक है, ये प्रतिबंध को आदेश जब जारी हो गया उससे पहले शुरू की गई हड़ताल और तालाबंदी अवैध होगी। अधिनियम के तहत गैर कानूनी तालाबंदी या छटनियों के जरिए प्रतिबंध के आदेश का उल्लंघन करने वाले 1 वर्ष तक की कैद या फिर 10,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है, यानी कि दोनों रूप से उनको पनिशमेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब फ्रेंड देख लेते हैं इसमें अगला क्या है। ठीक है, इम्पोर्टेंट, तो चलिए फ्रेंड,
इसके तहत ही इसके साथ ही अवैध हड़तालों के लिए भड़काने या उकसाने या जारी रखने या फिर ऐसे उद्देश्य हो तो धन मुहैया कराने वालों को 2 वर्ष तक और कैद की सज़ा 15,000 रुपये जुर्माना और दोनों सज़ाएँ भी उनको दी जा सकती हैं, यानी उकसाने वालों को भी सज़ा मिलेगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। जो कर्मचारी वर्ग होगा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक यानी कि डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जा सकती है। इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। यह अधिनियम उद्योग विवाद अधिनियम 1947 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में संशोधन करता है, जिससे आवश्यक रक्षा सेवाओं को लोक उपयोगी सेवाओं यानी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में शामिल किया जा सके, लोक उपयोगी सेवाओं में शामिल किया जा सके। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, हम अगले टॉपिक पे चलते हैं अपने। हमारा अगला टॉपिक कौन सा है? शोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता। ठीक है। शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता अधिनियम 2021। ठीक है। देश में कोविड-19 महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव एमएसएमई की सॉरी फ्रेंड इकाइयों पर पड़ा। एमएसएमई उद्यमियों पर बढ़ता कर्ज, उनकी इकाइयों के बंद होने से उनके दिवालिया होने का खतरा मंडराने लगा। उपर्युक्त संज्ञान में लेते हुए 12 मार्च 2021 में भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष MS साहू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी ILC इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी। ठीक है। तो अब इस कमेटी में क्या कहा गया ये भी देख लेते हैं जल्दी से। इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्टी संहिता। ठीक है। IBC 2016 की मूल संरचना के अंदर एक प्री पैक्ड ढांचे यानी प्रिप की सिफारिश की थी। ठीक है। क्या था इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी देख लेते हैं जल्दी से। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि देश में कारोबारी वातावरण को सुगम बनाने के उद्देश्य से लाया गया है शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता संशोधन विधेयक 2021, शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संशोधन विधेयक 2021 को। ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021। ठीक है। 28 जुलाई 2021 को इस विधेयक को लोकसभा से और 3 अगस्त 2021 को इस विधेयक को राज्यसभा से पारित कर दिया गया। ठीक है। तो अब चलिए फ्रेंड देख लेते हैं इसमें और इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। इसको इसी पेज के अगले कॉलम पे देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है। इसे 11 अगस्त को राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई थी। ठीक है। यह अधिनियम 4 अप्रैल 2021 को प्रख्यापित शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता का अध्यादेश का स्थान लेगा। यह अधिनियम शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता 2016 में संशोधन करता है। 2016 में जो कानून बना था उसमें ये संशोधन कर रहा है। ठीक है। क्या कर रहा है? इस संशोधन के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी MSME को तनावग्रस्त होने की स्थिति में एक वैकल्पिक दिवाला समाधान प्रक्रिया की सुविधा दी जाएगी, जिसे प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस यानी प्रिप कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड इसमें और क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ें। कम से कम 1 लाख रुपए का डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में कम से कम 1 लाख रुपए की डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस PRIP प्रिप शुरू करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम डिफ़ॉल्ट की सीमा को अधिसूचना के माध्यम से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक कर सकती है। ठीक है। न्यूनतम डिफ़ॉल्ट वाली सीमा जो है उसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर सकती है। तो चलिए फ्रेंड अब देखते हैं अगले टॉपिक पे चलते हैं अपने। नारियल विकास बोर्ड संशोधन अधिनियम। क्या है? नारियल विकास बोर्ड संशोधन 2021 में ये बना था ना। नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक जो कब लाया गया? 2021 30 जुलाई को 2021 को राज्यसभा में लाया गया और 4 अगस्त को इसे लोकसभा में पारित किया गया। ठीक है। और 7 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई इसको, तो ये एक अधिनियम बन गया। यह अधिनियम नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में संशोधन करता है। ठीक है। जो पहले बना हुआ कानून था उसमें संशोधन करता है। क्या था? नारियल उद्योग के विकास हेतु नारियल विकास बोर्ड की स्थापना की गई। यह अधिनियम 2021 नारियल विकास बोर्ड के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार के उद्देश्य से संरचना में संशोधन करता है। ठीक है। तो नारियल विकास बोर्ड के जो अधिनियम था 1979 में, उसमें ये अधिनियम संशोधन करता है और उसको बेहतर ढंग से सुचारू रूप से चलाने में क्या करता है। देखिए फ्रेंड
आगे चलते हैं, अगली स्लाइड, इसको थोड़ा स्लाइड करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या निकल कर आ रहा है। अधिनियम 2021 के अनुसार नारियल विकास बोर्ड भारत के बाहर नारियल और उसके उत्पादों के विपणन यानी मार्केटिंग में सुधार के उपायों की सिफारिश भी करता है। अधिनियम 1979 के अनुसार बोर्ड उन क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के वित्तीयन हेतु सिफारिश करता है जहां नारियल उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, जबकि अधिनियम 2021 में ऐसे वित्तीय सुविधा को सभी नारियल उत्पादक राज्यों तक विस्तारित करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है। ये अधिनियम 2021 द्वारा बोर्ड का अध्यक्ष जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा यानी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कार्य करता था, उस पद यानी अध्यक्ष को नवीनतम संशोधन के माध्यम से गैर सरकारी यानी नॉन एग्जीक्यूटिव बना दिया गया है। ठीक है, यानी कि इस संशोधन के तहत उस अध्यक्ष को नॉन एग्जीक्यूटिव बना दिया गया है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड अब आगे देखते हैं अगले पॉइंट पे क्या क्या है। तो अधिनियम 2021 के तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो CEO होगा को अलग पद गठित किया गया है। 1979 के अधिनियम के तहत केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका राज्यों के प्रतिनिधि बोर्ड में शामिल होंगे। ठीक है, इनके प्रतिनिधि भी बोर्ड में शामिल होते थे। ठीक है, यह अधिनियम 2021 के अनुसार चौथे राज्य के तौर पर बोर्ड में आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है। ठीक है, नारियल उत्पादकों के प्रतिनिधि के तौर पर केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के प्रतिनिधियों के अलावा आंध्र एवं गुजरात के नारियल उत्पादकों के प्रतिनिधि भी बोर्ड में शामिल होंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड अब चलते हैं अगले अपनी स्लाइड की तरफ। ठीक है, ये हो गया आपका। अब तो फ्रेंड हमने यहाँ नारियल वाला डिस्कस कर लिया, तो फ्रेंड अब अगला टॉपिक जो हमारा आ रहा है यह है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको भी हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं फटाक से, ताकि आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जो भी घटनाक्रम हुए हैं उनके बारे में पूरा नॉलेज हो जाए, हाँ, और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे पेपर करके आएँ। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से इसको भी देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। भारत और जर्मनी तो पहले भारत और जर्मनी के बारे में देख लेते हैं। 2 से 4 मई 2022 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की 3 दिवसीय यूरोप यात्रा संपन्न हुई। इस यात्रा के दौरान 3 दिवसीय, ठीक है, 3 दिवसीय की यूरोप यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 3 देशों जैसे कि जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा किया था। ठीक है, जर्मनी का भी किया था, हाँ, यूरोप यात्रा के दौरान फ्रांस का और डेनमार्क का भी दौरा किया था। 2 से 3 मई 2022 के मध्य प्रधानमंत्री जर्मनी की यात्रा पर रहे। 2 मई 2022 को बर्लिन में, हाँ, भारत और जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श, ठीक है, IGC इंडिया जर्मनी, ठीक है, इंटर गवर्नमेंट कंसल्टेशंस के 6ठे संस्करण का आयोजन हुआ था। ठीक है, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर कौन वहाँ पे हैं, ओलाफ शोल्ज के साथ IGC के पूर्ण पत्र की यानी कि प्लेनरी सेशन, पूर्ण पत्र पूर्ण सत्र जिसको प्लेनरी सेशन कहता है, इसकी अध्यक्षता की थी। और उल्लेखनीय यह है कि IGC एक विशिष्ट द्विवार्षिक प्रारूप है, ठीक है, जिसे भारत केवल जर्मनी के साथ ही आयोजित करता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड अब इसी स्लाइड को आगे देख लेते हैं क्या है। IGC के दौरान प्रधानमंत्री मोदी एवं चांसलर शोल्ज जो जर्मन चांसलर हैं शोल्ज, इनके मध्य हरित एवं सतत विकास साझेदारी ग्रीन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप की स्थापना के संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी के तहत जर्मनी ने भारत की हरित विकास योजनाओं हेतु 2030 तक 10 बिलियन यूरो हरित विकास योजनाओं, हाँ, के लिए जर्मनी ने 2030 तक 10 बिलियन यूरो की नई एवं अतिरिक्त विकास सहायता की अग्रिम प्रतिबद्धता व्यक्त की। दूसरा पॉइंट क्या है, दोनों देशों द्वारा हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स के सृजन का निर्णय भी लिया गया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड इसमें अगला पॉइंट देख लेते हैं। दोनों देशों के मध्य तीसरे देशों थर्ड कंट्रीज में त्रिपक्षीय विकास सहयोग परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षरित हुआ। हाँ, उल्लेखनीय है कि भारत और जर्मनी कि वर्ष 2021 में भारत जर्मनी के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूर्ण हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड स्लाइड को और नीचे करते हैं, देखते हैं और इसमें क्या है।
दोनों ही देश वर्ष 2000 से रणनीतिक साझेदार यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। 1 जनवरी 2022 को जर्मनी ने G7 की अध्यक्षता ग्रहण की। 1 जनवरी 2022 को जर्मनी ने G7 की अध्यक्षता ग्रहण की है। ठीक है, चलिए भाई, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं जल्दी से इसी पेज के नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं। इसी पेज के नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं क्या है उसमें। भारत वर्ष 2022 में G7 शिखर सम्मेलन आयोजन श्लॉक एलमायू बावेरियन आल्प्स जर्मनी में प्रस्तावित है। ठीक है, वर्ष 2022 का G7 शिखर सम्मेलन जो है 2022 चल ही रहा है। इसका G7 का जो शिखर सम्मेलन होता है वार्षिक, इसका आयोजन श्लॉक एम्ब्लाउ बावेरियन आल्प्स जर्मनी में ही होने वाला G7 का अगला शिखर सम्मेलन। ठीक है, अब भारत और डेनमार्क के संदर्भ में देख लेते हैं क्या क्या घटनाक्रम हुआ। 3 से 4 मई 2022 के मध्य डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी ने कोपेनहेगन डेनमार्क की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। यह प्रधानमंत्री मोदी के डेनमार्क की पहली यात्रा है, यानी डेनमार्क के हमारे पीएम मोदी जी पहली बार गए। ठीक है, उल्लेखनीय है। अब इसमें देख लेते हैं फ्रेंड, ये उल्लेखनीय है कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में सुश्री फ्रेडरिक्सन, ये उल्लेखनीय है कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में सुश्री फ्रेडरिक्सन 9 से 11 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा की थी। ठीक है, 2021 में फ्रेडरिक्सन ने भारत की यात्रा की थी 9 से 11 अक्टूबर पिछले साल। ठीक है, यात्रा के दौरान इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, जो भारत में हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण में योगदान देगा। ठीक है, और इसमें यह भी मालूम होना चाहिए कि वर्ष 2020 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य आयोजित वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हरित रणनीतिक साझेदारी की स्थापना हुई। ठीक है, ये आपको देखना चाहिए। 3 मई 2022 को डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने कोपेनहेगन, यानी 3 मई 2022 को डेनमार्क की महारानी जो मार्गरेट द्वितीय ने कोपेनहेगन में स्थित एक ऐतिहासिक अमालियनबोर्ग पैलेस में भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया था। अमालियनबोर्ग पैलेस, किस पैलेस में स्वागत किया था? अमालियनबोर्ग पैलेस में। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क के राज सिंहासन पर महारानी के आरोहण की स्वर्ण जयंती पर उन्हें शुभकामनाएं दी थी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, अब देख लेते हैं इसी स्लाइड में आगे और क्या है। द्वितीय 4 मई 2022 को कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री मोदी ने द्वितीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। इस शिखर सम्मेलन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री के अतिरिक्त आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैथरीन जैकब्सडॉटिर और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर और स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? मैंडेलिना एंडरसन और फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन ने भी भाग लिया था। इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने की थी। तो चलिए फ्रेंड, आप अपने वीडियो को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो फ्रेंड मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे। तो फ्रेंड, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं तो आपके पास बैक टू बैक पहुँचता रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। सॉरी।